गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट, तो इस सब्जेक्ट की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, अप्रैल 2022 की भी अपलोडेड है, अप्रैल 2023 की भी है। तो 23, 24, 22 ऐसे 3 साल की क्वेश्चन पेपर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है मैनेजमेंट अकाउंट की। तो हम मैनेजमेंट अकाउंट की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैनेजमेंट अकाउंट के जो टॉपिक्स है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी के साथ अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए सभी जो टॉपिक्स है उनके सभी सब्जेक्ट के, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कॉस्टिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए भी उनके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें सभी वीडियोस की सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अक्टूबर 2023, सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट। जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए एक नोटिस है कि आप आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी भी हो आप वो प्लेलिस्ट में की वीडियो देखकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेम टॉपिक होगा तो प्रॉब्लम्स भी सेम ही होते हैं। तो आप सिर्फ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स नहीं है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए कि हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो एमकॉम का सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर में चेंज हुआ था। एनईपी 2020 के अनुसार प्रीवियस ईयर से सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सिलेबस है उसके अनुसार ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रॉब्लम्स है तो वो जो प्रॉब्लम है वो बजट का प्रॉब्लम है। तो वो बजट का प्रॉब्लम टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में बजट का टॉपिक होगा तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन पेपर एमकॉम की है, लेकिन जो भी स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी के हो या फिर अदर क्लास के हो जिनके सिलेबस में ये टॉपिक्स होंगे तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए सब्जेक्ट कोड है MA 501 MJ मैनेजमेंट अकाउंट। पैटर्न है 2023 का एनईपी के अनुसार। सेमेस्टर है फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है एंड 6 नंबर का क्वेश्चन वो कंपलसरी है, और एनी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2 से लेकर 5 तक की। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वहां पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी होती है। तो मैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिखा देती हूँ, बाद में उसके आंसर एक साथ देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड डैश डैश। सेकंड क्वेश्चन है अ बजट गिविंग समरी ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल बजट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर मैंने आंसर जो है वो नीचे दिए हैं, ये पहले क्वेश्चन पेपर है और उसी के नीचे मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कंट्रीब्यूशन। सेकंड जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक का उसका आंसर है मास्टर बजट। देन थर्ड जो क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच प्राइमरीली डील्स विद प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग डेटा फॉर इंटरनल यूज इन कंसर्न इज। तो उसका आंसर है मैनेजमेंट अकाउंट। फोर्थ नंबर की जो फिल इन द ब्लैंक से की फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन असरटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है अ प्लान एंड ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर पीरियड इज कॉल्ड एज बजट। इसका आंसर है बजट। देन डैश डैश एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वॉल्यूम। तो उसका आंसर है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो ये सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिए हैं आंसर की में।
ये आंसर की है। यहाँ पर आपको सभी आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के मिल जाएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन जो था वो थ्योरी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंट का मीनिंग पूछा गया था और डिफर्स फ्रॉम, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ अकाउंट। तो ये थ्योरी क्वेश्चन था। तो थ्योरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं दे रही हूँ आपको, वो आपको ही लिखना है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके लेने वाली हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो उससे हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको थर्ड क्वेश्चन मैं पहले समझा देती हूँ, बाद में उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ शोभना लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल पर्पस कंपोनेंट हैज सप्लाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है शोभना लिमिटेड का, वो स्पेशल पर्पस का कंपोनेंट बनाते हैं और उसके लिए उन्होंने जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की है वो इस तरह से है। डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है ₹800 का, डायरेक्ट वेजेस है 1200 एंड वेरिएबल ओवरहेड है 400 पर यूनिट। तो ये जो कॉस्ट दी गई है वो पर यूनिट की है। फिक्स कॉस्ट जो है वो 18 लाख रुपीज पर एनम की है and selling price of the component in local market is 3000 per unit। तो यहाँ पर आपको जो वराइबल कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड वराइबल ओवरहेड इनकी टोटल करके लेनी पड़ेगी। देन फिक्स कॉस्ट जो है वो 18 लाख दी गई है, वराइबल कॉस्ट पर यूनिट की है, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट की है। तो हमें फाइंड आउट करना है पीवी रेशो, देन ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन यूनिट। देन हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी यूनिट ऑफ कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख। मतलब प्रॉफिट दिया गया है और हमें यूनिट निकालने हैं कि कितने सेल्स करने होंगे। देन फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया है, अ कंपनी रिसीव्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर टू सप्लाई 2000 यूनिट एट 2750 पर यूनिट। इफ कंपनी एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, variable cost will be increased by 50 rupees per unit without change in fixed cost. Advise the management whether export order should be accept or not। मतलब कंपनी को एक एक्सपोर्ट की ऑर्डर मिली है जहां पर आपको 2000 यूनिट सप्लाई करनी है और उसके लिए आपको मिलेगी 2750 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस आपको मिलने वाली है। इफ कंपनी ने, मतलब अगर कंपनी ने ऑर्डर एक्सेप्ट की तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज से इंक्रीज होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें एडवाइस देनी है मैनेजमेंट को कि ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो वन बाय वन हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले करेंगे पीवी रेशो का कैलकुलेशन। तो पहले पीवी रेशो, देन ब्रेक इवन सेल्स एंड ब्रेक इवन यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो पीवी रेशो के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के लिए चाहिए वराइबल कॉस्ट। तो वराइबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? जो मटेरियल की कॉस्ट है 800 प्लस डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट 1200 प्लस 400, तो इनकी टोटल करेंगे तो टोटल आएगी 2400। ये आएगी हमारी वराइबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है 3000। तो 3000 में से 2400 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो ऑफ अ स्पेशल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस ली है 3000 की, लेस मार्जिनल कॉस्ट या फिर वराइबल कॉस्ट, जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि हमें टोटल करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिया है डायरेक्ट मटेरियल 800, डायरेक्ट वेजेस 1200, वेरिएबल ओवरहेड 400। तो इन तीनों की टोटल आई है 2400। तो ये जो 2400 है ये हमें माइनस करने हैं 3000 सेलिंग प्राइस में से। तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया है 600 का। तो कंट्रीब्यूशन आया है 600। अभी हम पीवी रेशो निकालेंगे, उसके लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, इस तरह से हमने फॉर्मूला लिखा, या फिर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया है ₹600 का, उसको 3000 सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया, इंटू 100 किया, तो पीवी रेशो आ गया 20%। अभी हमें ब्रेक इवन सेल्स भी निकालने हैं और ब्रेक इवन यूनिट भी निकालने हैं। तो हमने ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला पहले लिखा, एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट। आप फुल फॉर्म में लिखिए, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किया है क्योंकि सब पूरी क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हमें निकालने हैं। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट हमें प्रॉब्लम में दी गई है
18 लाख, उसको 20% से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया है 90 लाख। तो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स कितने आए हैं? 90 लाख। अगर हमें ब्रेक इवन यूनिट निकालने होंगे तो यहाँ पर पीवी रेशो की जगह हमें कंट्रीब्यूशन लिखना होता है। सो ब्रेक इवन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर हमने 18 लाख को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब 600 से डिवाइड किया है, तो ब्रेक इवन यूनिट आए है 3000 यूनिट। अभी हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने यूनिट सोल्ड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 15 लाख। तो 15 लाख का प्रॉफिट निकालना होगा तो कितने यूनिट अर्न करने हो, सॉरी सोल्ड करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के देती हूँ आपको। यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर प्रॉफिट अगर यहाँ पर सेल्स निकालने होते तो हम डिवाइडेड बाय पीवी रेशो लेते अपॉन पीवी रेशो, लेकिन यहाँ पर यूनिट निकालने, जहां पर भी यूनिट निकालने होते वहां पर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं। सो फॉर्मूले में आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये अमाउंट निकाली है। तो फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है 18 लाख, तो हमने फिक्स कॉस्ट ली 18 लाख। रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 15 लाख, तो हमने लिया 15 लाख और उसको डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मतलब 600 से। तो आंसर आ गया है हमारा 5500 यूनिट, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया 5500 यूनिट। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था मतलब ए बी एंड सी, सी का आंसर निकाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पहले पीवी रेशो पूछा गया था तो वो हमने निकाला 20%। देन ब्रेक इवन सेल्स पूछे गए थे, वो हमने निकाले 90 लाख। देन ब्रेक इवन यूनिट पूछा गया था तो हमने यहाँ पर यूनिट भी निकाले हैं, ब्रेक इवन यूनिट वो आए हैं 3000 यूनिट। देन हमने सी जो था क्वेश्चन कि हाउ मेनी यूनिट ऑफ कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट 15 लाख, उसका भी आंसर निकाला है। वो हमारा आंसर आया है 5500 यूनिट। अभी लास्ट जो पूछा गया था डी में कि जो 2000 यूनिट की एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, if export order is accepted, variable cost increase by rupees 50 per unit, but fixed cost will not be increase। तो अगर हमने एक्सपोर्ट की ऑर्डर एक्सेप्ट की तो जो वेरिएबल कॉस्ट है 50 से इंक्रीज होगी। तो पहले की जो कॉस्ट थी वो मटेरियल की 800 थी, लेबर की 1200 थी, तो 400 वेरिएबल कॉस्ट थी, तो वो उसमें 50 हमने ऐड कर दिए। तो अभी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है 2450 पर यूनिट। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दी गई है 2750। तो पहले की जो सेलिंग प्राइस थी वो 300 थी, लेकिन ये क्या हुई है, कम हुई है। द एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 2750। तो पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 2750 माइनस 2450, वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने माइनस की, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आया 300 रुपीज। result to profit, and by accepting export order supply of 2000 unit at rupees 2700 per unit, company's profit increased by 2000 into 300 is equal to rupees 6 lakh। तो अगर हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट की तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 6 लाख से इंक्रीज होगा। 6 लाख ये अमाउंट कैसे आई है, तो यहाँ पर 2000 जो है यूनिट्स है इनटू कंट्रीब्यूशन कितना आया है 300। तो 300 कंट्रीब्यूशन से हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट कितना आया
6 lakh. Hence company should accept export order. तो कंपनी ने ये जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है. ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बजट के ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 वो बजट के ऊपर है. तो यहाँ पर आपको कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट दोनों में से कौन सा भी एक पूछा जाता है. तो दोनों की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है. देन जो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉब्लम है एंड प्राइसिंग डिसीजन, तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है. मैं वो सभी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें डेटा प्रोवाइड किया है एबीसी लिमिटेड का, फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट. हमें यहाँ पर कैश बजट प्रिपेयर करना है. और गिवन इंफॉर्मेशन है मंथ्स, जो फरवरी से लेकर जुलाई तक 6 मंथ दिए गए हैं. क्रेडिट सेल्स जो है यहाँ पर क्रेडिट सेल्स दिए गए हैं, मतलब ये क्रेडिट बेस पर ही सेल हुए हैं, कैश पर नहीं है. परचेसेस है, वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है वो वेजेस के ऊपर 50% है. देन अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट दी गई है एंड डेप्रिसिएशन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. 25% सेल्स जो है वो कैश बेसिस पर है. 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रिकवर इन नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग आफ्टर द मंथ. जो सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स है उसमें से 50% के जो सेल्स है वो रिकवर इन नेक्स्ट मंथ, मतलब उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है. रिमेनिंग आफ्टर दैट मंथ, मतलब उसके लिए 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है. तो 50% सेल्स के लिए 1 मंथ का एंड रिमेनिंग 50% के लिए 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है. तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल परचेसेस आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस एंड सप्लायर्स अलाउ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ. तो परचेसेस के लिए 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है. वेजेस आर पेड ऑन 15 डेज इन लैगिंग पीरियड. तो ये जो 15 डेज होता है या फिर हाफ मंथ, ऐसा अगर आता है तो आपको जो जिस मंथ में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस मंथ के हाफ लेने होते हैं और प्रीवियस के हाफ लेने होते हैं. इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है. नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर पेड ऑन मंथली बेसिस, मतलब जिस महीने में होंगे उसी महीने के जाएंगे. अदर एक्सपेंसेस आर पेड इन सेम मंथ, और जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी सेम मंथ में पेड होंगे. इसके अलावा इनकम टैक्स पे किया है 54,000 का, इज टू बी डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ जून 23. तो जून में सिर्फ हमें ये दिखाना है 54,000 का. इंटरेस्ट है 10,000 का. 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued 4 years back, payable half yearly in month of June and December every year. जून एंड दिसंबर में हमें जो डिबेंचर है 12% के 100 का एक है, तो वो इशू किए हैं 4 years बैक. तो 4 years बैक का और उसके ऊपर का इंटरेस्ट है 10,000 का, वो हमें जून एंड दिसंबर में दिखाना है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम में आएगा, रिसीवेबल है जून में 25,000 का, और कैश का बैलेंस दिया गया है ओपनिंग का 1 अप्रैल का, वो है 80,000 का. तो इस प्रॉब्लम का हम अभी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहले हमें क्या करना होता है कि बजट के लिए बजट ड्रॉ करना होता है. तो जितने भी मंथ्स का बजट होना प्रिपेयर करना होता है उतने कॉलम हमें क्या करने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें बजट कितने महीने का निकालना है वो पहले हम देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर पीरियड मेंशन क्या है, अप्रैल टू जून. अप्रैल टू जून तक का ही हमें बजट निकालना है. तो हम अमाउंट के लिए अप्रैल, मई एंड जून इस तरह से 3 कॉलम लेंगे, अप्रैल, मई एंड जून, एंड एक कॉलम हम पर्टिकुलर का लेंगे. इस तरह से हमने बजट प्रिपेयर किया है अप्रैल से लेकर जून तक का. अप्रैल, मई एंड जून, यहाँ पर मार्किंग सिस्टम भी दी है कि आपको हर एक स्टेप में कितने मार्क्स आएंगे. तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मई का और जून का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट में जब हम 1 बाय 1 कॉलम कंप्लीट करेंगे तब प्रिपेयर करेंगे. तो देखिए पहले क्या करना होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना पर्टिकुलर का, वो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं.
क्योंकि ये ड्रॉ करेंगे ना तो कैलकुलेशन इजी जाएगा। तो स्ट्रक्चर में पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, देन रिसिप्ट लिखनी होती है। रिसिप्ट में हमें कैश सेल्स, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं ये आपको डिटेल में बताती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो इस स्टेटमेंट के नीचे कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पहले हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, रिसिप्ट में हमें कैश सेल्स लिखने हैं, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है वहां पर आप दो सेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 मंथ क्रेडिट, 2 मंथ क्रेडिट, और बाद में उसकी टोटल लेंगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टली भी ले सकते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसिप्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख रहे हैं। देन टोटल रिसिप्ट का कॉलम पर्टिकुलर में आएगा टोटल रिसिप्ट। यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन पेमेंट में हम जितने भी पेमेंट होंगे वो 1 बाय 1 लेंगे। जैसे कि पहले पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस, देन पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ये चारों हमें हमारे प्रॉब्लम में दिए गए थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स था, और जो डिबेंचर्स थे उसके ऊपर का जो था डिविडेंड था। तो प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी देखिए हमने ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। देन टोटल पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस, अभी अमाउंट लिखनी है। तो अमाउंट लिखने के लिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम में अमाउंट दी गई है, तो पहले हमें बताया गया है कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश का, वो यहाँ पर एडजस्टमेंट में है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो हम लेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 25,000 का, सॉरी 80,000 का। तो फर्स्ट मंथ में 80,000 लेंगे हम कैश का ओपनिंग बैलेंस। देन कैश सेल्स जो है वो 25% है, तो हमें जो अप्रैल के सेल्स है उसके ऊपर 25% निकालने हैं। तो अप्रैल के जो सेल्स है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपको, मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो होगी जब वो हुई होगी वहां पर करेक्शन दिया गया होगा कि यहाँ पर क्रेडिट वर्ड नहीं है, सिर्फ सेल्स है। वो करेक्शन आया होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, तो वो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट करेक्शन आया होगा। तो ये जो सेल्स है वो टोटल सेल्स है। तो यहाँ पर 12 लाख के ऊपर हम 25% निकालेंगे तो आएंगे 3 लाख। तो कैश सेल्स लेंगे हम 3 लाख। रिमेनिंग अमाउंट जो है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ये दो अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो कैश सेल्स हमने लिखे 3 लाख अप्रैल में, ओपनिंग बैलेंस लिखा 80,000। अभी हमें कैश सेल्स हर एक मंथ के लिख लेने हैं, मतलब बाकी का जो कैलकुलेशन है वो बाद में करेंगे। एक आइटम लेंगे तो उसका सभी मंथ का कैलकुलेशन हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ है मई, वहां पर भी 12 लैक्स है, तो उसके ऊपर 25% मतलब कितने आएंगे, 3 लाख। जून है, जून में 15 लाख के है सेल्स, तो उसके ऊपर 25% मतलब कितने आएंगे, 25%। 15 लाख के ऊपर हम निकालेंगे तो 25% आएंगे उसके 4 लाख। एक मिनट, 25% आएंगे 3,75,000। तो यहाँ पर हम पहले जो कैश सेल्स है वो लिख लेंगे हर एक मंथ के। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, वो मैं ऐसा करती हूँ कि जो ये जो बजट का प्रॉब्लम है वो मैं अलग से नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैन्युअली सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले ले लेती हूँ, बाद में बजट का प्रॉब्लम हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो प्राइसिंग डिसीजन का है। इसकी भी सभी वीडियोस 15 से लेकर 16 तक की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का है। तो पहले हम 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बजट के लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करती हूँ। मनवा लिमिटेड नागपुर produced and sold a product 180 per unit having following cost structure। तो यहाँ पर नागपुर का मनवा लिमिटेड का जो कंपनी है
वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सोल्ड करती है 180 पर यूनिट को। इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 80 रुपीज पर यूनिट, वेजेस है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है 8 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट है 3,50,000। फॉर द करंट ईयर 2023-24 expected turnover है 27 lakh का। It is estimated that during the forthcoming year 2024-25 direct material cost is going to increase by 7.5%, wages cost increase by 20% and variable cost increase by 50% with increase in fixed cost 25,000। तो यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। हमें कैलकुलेट करना है न्यू सेलिंग प्राइस इफ करंट पीवी रेशियो इज टू बी मेंटेन। अगर करंट पीवी रेशियो मेंटेन करना है तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। और सेकंडली पूछा गया है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 yield the same amount of profit as current year, assuming selling price to remain at rupees 180 per unit। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट कितने सोल्ड करने चाहिए अगर हमें प्रॉफिट उतना ही रखना है और सेलिंग प्राइस भी 180 पर यूनिट ही रखनी है। तो ये प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में बजट का सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो है प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर पहले क्या निकालना होगा, पीवी रेशो। तो पीवी रेशो निकालने के लिए पहले हम लेंगे सेल्स करंट ईयर के, मतलब 2023-24 के। कॉस्ट पर यूनिट है, सेल्स है 180 लेस मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे 80 रुपीज का, डायरेक्ट वेजेस लेंगे 20 रुपीज के, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो लेंगे हम 8 रुपीज के। देन टोटल उसकी आई है मतलब 80 प्लस 20 प्लस 8, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है 108। तो 180 में से हम 108 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 72। अभी पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 फॉर्मूला लिखा, 72 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100। इस तरह से कैलकुलेशन करके हमने पीवी रेशियो निकाला है। तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो आया है 40% का। तो पहले हमने पीवी रेशियो निकाल लिया। अभी हमें करंट प्रॉफिट निकालना है। तो करंट प्रॉफिट हम निकालेंगे। करंट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं इनटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल टर्नओवर है 27 लाख की और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 180। तो हमने क्या किया, 27 लाख को 180 से डिवाइड किया। तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड आए हैं 15,000 यूनिट। तो यहाँ पर हमने 15,000 यूनिट को 72 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और उसमें से हमें जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमने 72 सॉरी 15,000 यूनिट को 72 जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई किया है और उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमने 15,000 यूनिट को 72 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10,80,000 आंसर आया है। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की 3,50,000। तो हमारा करंट प्रॉफिट फॉर द ईयर वो आया है 7,30,000। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग का, ये जो 40% है ये ऊपर है यहाँ पर, और 15,000 इंटू 72 का आंसर आया है 10,80,000। उसमें से 3,50,000 माइनस करके 7,30,000 ये हमारा करंट प्रॉफिट आया है। अभी हमें क्या करना है, तो 24-25 का
जो मार्जिनल कॉस्ट है वो निकालनी है, मतलब वहां पर जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज करके अमाउंट निकालनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 7.5% से इंक्रीज हुआ है, तो मटेरियल की कॉस्ट थी 80 रुपीज, उसमें हमने 7.5% ऐड कर दिए, अभी वो आए हैं 86। प्लस डायरेक्ट वेजेस जो थे वो 20 रुपीज के थे, यहाँ पर दिए गए थे, उसमें 20% का इंक्रीज हुआ है जैसे कि प्रॉब्लम में बताया, तो ऐड करके 20% ऐड करके आए हैं 24। प्लस वेरिएबल ओवरहेड जो 8 रुपीज के थे उसमें 50% का इंक्रीज हुआ है, तो ऐड करके आए हैं 12। अभी हमें टोटल करनी है 86 प्लस 24 प्लस 12 की, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है 122 रुपीज की। अभी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुई है, लेकिन वो हम बाद में लेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो पीवी रेशो है, वो हमारा जो पीवी रेशो था वो था 40% का। इसका मतलब है अगर पीवी रेशो 40% होगा तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, 100 में से 40 माइनस करके 60% होगी। फॉर करंट ईयर 2023-24 पीवी रेशो is 40%. It means the marginal cost 60% of selling price. तो हमें क्या करना है, न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रखनी है ना पीवी रेशो से। फॉर नेक्स्ट ईयर मार्जिनल कॉस्ट विल बी 122। सो नेक्स्ट ईयर की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 122, जैसे कि हमने अभी अभी निकाली है। Therefore न्यू सेलिंग प्राइस विल बी, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है 122 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो हमें 122 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाली है, तो वो आई है 203.33, तो पॉइंट के साथ हम लेंगे 203.33। अभी हमें निकालना है यूनिट टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 24-25 इफ कंपनी वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 7,30,000। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि प्रॉफिट क्या रखना है, सेम रखना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आया है, 7,30,000, तो 24-25 का भी कितना रहेगा, 2,73,000, सॉरी 7,30,000। सो इफ सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, और सेलिंग प्राइस भी कितनी रखनी है, उतनी ही रखनी है, कितनी, 180 ही रखनी है। तो अभी हमें न्यू कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 180 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की 122, तो न्यू कंट्रीब्यूशन आया 58 रुपीज का। तो यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 7,30,000 इज इक्वल टू, पहले हम लेंगे फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है वो लेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 3,50,000 की थी। प्रॉब्लम में भी हमें यहाँ पर बताई गई है फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट जो है यहाँ पर 3,50,000 की थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज कितना हुआ है, 25,000 का इंक्रीज हुआ है। तो अभी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 3,75,000। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 3,50,000 की थी, उसमें हमने 25,000 ऐड कर दिए, तो 3,75,000 आ गई न्यू फिक्स कॉस्ट। उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया 7,30,000 का, उसको न्यू कंट्रीब्यूशन मतलब 58 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों की टोटल आई 11,05,000, और उसको हमने 58 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 19,051.72, यानी कि 19,052 यूनिट। तो हमें अगर उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए तो हमें कितनी यूनिट सोल्ड करनी पड़ेंगे, 19,052 यूनिट। तो इस तरह से हमने प्राइसिंग डिसीजन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी रिमेनिंग एक प्रॉब्लम रह गया है बजट का, तो मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करके बताती हूँ। इस वीडियो में हमने प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। वंस अगेन आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर थी हमारी, ये फिलिंग द ब्लैंक्स
इसके आंसर मैंने बाद में दिए हैं। देन ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम, ये बजट का जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ पार्ट सेकंड में। देन ये प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम और ये शॉर्ट नोट। यहाँ पर हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन, थ्योरी क्वेश्चन में आपको क्या क्या पॉइंट देने पड़ेंगे ये भी यहाँ पर लिखा है। देन ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 प्राइसिंग डिसीजन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुई है। जो बजट का प्रॉब्लम है वो नहीं मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने वाली हूँ, और सभी टॉपिक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। थैंक यू।